तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेनियल सेल। ठीक है, अब डेनियल सेल से रिलेटेड छोटी छोटी बातें हम लोग करने वाले हैं, ज्यादा बड़ी बातें नहीं करने वाले हैं, छोटी छोटी बातें हम लोग डेनियल सेल से रिलेटेड करेंगे। सबसे जो डेनियल सेल का जो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, सोल्ट ब्रिज का फंक्शन आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग सीधा ही ये बात करेंगे कि डेनियल सेल किस तरह से, डेनियल सेल कौन से टाइप का सेल होता है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यस, एक हेडिंग लगा लीजिए फटाफट, डेनियल सेल फटाफट लगा लीजिए। डेनियल सेल एज ए रिवर्सिबल सेल। तो डेनियल सेल कौन सा होता है? रिवर्सिबल सेल होता है। तो हम अभी देखेंगे कि रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कौन से होते हैं। ठीक है, जो हमारा डेनियल सेल है वो रिवर्सिबल सेल है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इसका मीनिंग बहुत सिंपल सा है और इसके मीनिंग को समझने के लिए हम लोग सीधे ही चलते हैं एनसीईआरटी में, जो हमें ये बताएगी कि इसका मीनिंग है क्या आखिर। यस, तो अब आपके सामने देखो एनसीईआरटी आ चुकी है और हम देखने वाले हैं कि डेनियल सेल को हम लोग रिवर्सिबल सेल क्यों बोलते हैं और क्यों कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब वो बेसिकली क्या होता है, रिवर्सिबल सेल होता है। आप टर्म को ध्यान से सुनो, रिवर्सिबल सेल। ठीक है ना? तो रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है बता दो मेरे को। रिवर्सिबल रिएक्शन से आप लोग क्या समझते हो? बस वही एक पॉइंट है, जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। एम आई राइट? जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, आपने मान लेते हैं कुछ फैक्टर्स को चेंज किया, ओके है ना, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल कोई भी फैक्टर चेंज किया तो वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होने लग गई। ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से फैक्टर अप्लाई कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सके। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगता है। सेल की भी जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में हो सकती है। इसकी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। ये जो आपका डेनियल सेल है, ठीक है, डेनियल सेल की नेट केमिकल रिएक्शन क्या यही तो नहीं थी? देखना जरा, Zn प्लस Cu2 प्लस Zn का हो गया ऑक्सीडेशन प्लस Cu सॉलिड डिपॉजिट हो गया। ये बात सही है क्या? यही रिएक्शन है ना? ये आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन है और इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या अचीव होता है? हमें अचीव होता है करंट फ्लो और इस सेल से हमें मिलता है वोल्टेज। बात समझ में आई? इस सेल से हमें मिलता है वोल्टेज और ये क्या है? एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। देख लो भाई, ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, जिससे हमें क्या अचीव होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो, है ना, और करंट फ्लो और इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, सेल वोल्टेज मिलता है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, ये जो डेनियल सेल है इस पे हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डेनियल सेल एक रिवर्सिबल सेल है। इसको हम फटाफट देखते हैं इस तरह से कि आपका ये क्या बोलते हैं, सेल रिएक्शन आपके सामने है। अब ये जो सेल रिएक्शन है इसमें हमें इलेक्ट्रॉन फ्लो अचीव हो रहा है, सेल वोल्टेज मिल रहा है, ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। अब हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को, ये जो सेल है पूरा, ये जो सेल है इस पे एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है सर, उससे, हाँ बताओ सर ये Zn के आगे क्या लिखा है आपने? Zn के आगे, ये तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है ना, Zn2 प्लस, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना? नहीं सर, इस लेफ्ट साइड में। सॉलिड सर, सॉलिड। अच्छा, ये तो सॉलिड लिखा है ना, उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड मेंशन करते हैं ना हम लोग, क्योंकि वो सॉलिड में है, इलेक्ट्रोड है बेचारा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, यस सर, आ गई। हाँ अब देख लो, अब देख लो ये जो डेनियल सेल है ये कितना वोल्टेज रिलीज करता है वो भी देखते हैं। डेनियल सेल का जो सेल पोटेंशियल है, क्या है इसका? सेल पोटेंशियल। अब ये एक टर्म आ गई है आपके सामने, सेल पोटेंशियल। ठीक है, सेल पोटेंशियल है डेनियल सेल का, जिसको हम लोग ई सेल से भी लिखते हैं। ये लो, ई सेल, या फिर इसको सेल वोल्टेज भी बोलते हैं। एक ही बात है कि सेल से कितना वोल्टेज हमें रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये जो है डेनियल सेल का, है ना, सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल, ये है आपका कितना, यहां लिख देते हैं सेपरेटली इसको, यहां लिख देते हैं इसको ई सेल
इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट होता है। ये लो, ठीक है, क्या होता है 1.1 वोल्ट। ये किस कंडीशन में होता है वो भी देख लो, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका ZnSO4 और क्या है आपका CuSO4 है ना, वो क्या है इज 1m, यानी कि यूनिटी, क्या है यूनिटी 1 मोल पर लीटर उनकी कॉन्सेंट्रेशन है, मोलरिटी इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। एंड क्या होगा, एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर है आपका 298 K। बात समझ में आ गई। यदि आपने टेम्परेचर यह मेंटेन किया है 298 K और आपका कॉन्सेंट्रेशन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स, ये ZnSO4 CuSO4 क्या है, याद करो जरा, इलेक्ट्रोलाइट है जिनमें इलेक्ट्रोड डिप रहता है, इलेक्ट्रोड की जो रोड होती है मेटेलिक रोड वो इनमें डिप रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस कंडीशन में जब आपका टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन इतना होगा है ना, तो यहाँ पर सेल का इतना वोल्टेज होगा 1.1 वोल्ट को रिलीज करेगा, ठीक है। ये बात हुई क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज आप समझ लो कि ये दोनों मैंने कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर लिखा है, इसका मतलब यह है कि कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर सेल वोल्टेज को, ये सेल पोटेंशियल को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। इसकी हम बात बाद में करेंगे, यहाँ हम इसे एक नोटिस कर लेते हैं। ओके, अब ये तो हो गया डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल। अब हम देखते हैं कि ये जो डेनियल सेल है, ये डेनियल सेल पर हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाएंगे, ऑपोजिट एक्सटर्नल पोटेंशियल, तब क्या होगा इसका, तब क्या होगा एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से लिख लो, इफ एन external opposite voltage is applied, फटाफट लिख लो, is applied on galvanic cell। ये लो भाई, गैल्वेनिक लिख लो या आपका डेनियल लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। डेनियल सेल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो डेनियल सेल ही लिखते हैं, ऑन डेनियल सेल, ठीक है ना। तब क्या होगा देखते हैं, देन ओके, देन इफ, ठीक है। अब यहाँ पर 3 सिचुएशंस हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस है उसकी हम बात करते हैं। आपका जो एक्सटर्नल वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है, किस तरह से अप्लाई किया है ना, वो हम उसके लिए हमें चलना होगा एनसीईआरटी के पास, और हम चलते हैं और वो फिगर एक बार देख लेते हैं कि एनसीईआरटी का जो वो फिगर है वो कौन सा है जिसमें एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। ओके, सबसे पहले आपका फिगर नंबर ए फिगर नंबर आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें आप देख लीजिए ई एक्सटर्नल क्या है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज हमने अप्लाई किया है दैट इज लेस देन द सेल पोटेंशियल ऑफ द डेनियल सेल। डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल कितना है 1.1 वोल्ट। ये जो हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, ये देखो, ये जो हमने सर्किट बनाया है, ये वाला सर्किट है ना, ये देखो, ये बैटरी से अटैच कर दिया ना हमने, तो इस सेल पे हम लोग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं बैटरी से कनेक्ट करके। ओके, ठीक है। तो ये जो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग है ना, उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल ऑपोजिट वोल्टेज। ये आपको समझ में आया। अब इस वोल्टेज की जो वैल्यू है वो यदि 1 पॉइंट, इफ इट इज लेसर देन द सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल, वो कितना है 1.1 वोल्ट, उससे कम है तब क्या होगा देख लो, उससे कम है तो सेल अपनी जो डायरेक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन उसमें काम करता रहेगा, यानी कि सेल जो पोटेंशियल है वो रिलीज होता रहेगा, सेल काम करता रहेगा। और जब सेल काम करेगा, ये देख लो यहाँ भी लिखा हुआ है व्हेन ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, देन तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड। यस, इलेक्ट्रॉन फ्लो तो हमेशा एनोड टू कैथोड होता है ना, एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं आपको याद है, और कैथोड पे वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, वहां पर रिडक्शन होता है। तो नॉर्मली जब सेल, ध्यान से सुनो मेरी बात को वापस, नॉर्मली जब सेल काम करता है, सेल काम करने से मतलब है वो वोल्टेज रिलीज कर रहा है, तो वोल्टेज कब रिलीज होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड टू कैथोड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि सेल फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। तो जब भी एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू सेल पोटेंशियल से कम होगी तो सेल अपना काम करता रहेगा, ठीक है, और वोल्टेज रिलीज करता रहेगा, है ना, ठीक है। और वोल्टेज रिलीज करेगा तो ये देखो, जिंक रोड जो एनोड है उससे कैथोड की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और करंट फ्लो जो है वो कॉपर टू Zn होगा। करंट फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, ठीक है ना। तो और यहाँ पर क्या होगा, और नॉर्मली क्या होता है, Zn डिसोल्व्स एट एनोड, एनोड पे Zn डिसोल्व हो जाएगा ना, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कहां पर, कैथोड पे। तो ये आपको समझ में आया, बताओ जरा, फिर आगे चलते हैं तुरंत।
ठीक है, इसको लिखेंगे अभी हम लोग, है ना। अब सेकंड सिचुएशन देख लो, मान लेते हैं हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और उस एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू कितनी है बताना जरा, कोई भी, समवन प्लीज। इट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। यस, 1.1 वोल्ट क्या है, जो हमारा डेनियल सेल है उसका सेल पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये जो है सेल पोटेंशियल है डेनियल सेल का, इसके इक्वल हमने रिलीज कर दिया, तब क्या होगा, सेल कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऑपोजिट वोल्टेज उतना ही अप्लाई कर दिया जितना सेल रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में कोई सेल कोई काम नहीं करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, सिस्टम एज इट इज रहेगा। ये देख लो आप यहाँ की सिचुएशन, व्हेन E external is equal to 1.1 वोल्ट, तब क्या होगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट का कोई फ्लो नहीं होगा, करंट न इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, नो केमिकल रिएक्शन, कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, न किसी का ऑक्सीडेशन होगा, न किसी का रिडक्शन होगा। कब, जब आपका एक्सटर्नल वोल्टेज किसके इक्वल है, सेल पोटेंशियल के। बात समझ में आ गई, सेल वोल्टेज के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज कर दी। अब एक्सटर्नल वोल्टेज आपका सेल पोटेंशियल जो 1.1 वोल्ट है उससे ज्यादा हो गया, तब क्या होगा, सेल ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देगा। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करेगा तो मुझे बताना जरा, इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर होगा, बताओ, इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, कॉपर टू जिंक। कॉपर टू जिंक होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में जब सेल फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, वोल्टेज रिलीज करता है, तब वो जिंक टू कॉपर होता है, एनोड टू कैथोड। ठीक है, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा और करंट फ्लो का डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगा, और एनोड और कैथोड पे जो भी फिनोमिना हो रहा था वो ऑपोजिट हो जाएगा। जिंक पे पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, अब जिंक पे रिडक्शन होगा, और कैथोड पे पहले क्या हो रहा था, रिडक्शन, अब वहां ऑक्सीडेशन होगा। बात समझ में आई, इसका मतलब जिंक रोड का मास इंक्रीज होता चला जाएगा, कॉपर रोड का मास डिक्रीज होता चला जाएगा, और इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। ये देखो, अब आपका जो जिंक है वो कैथोड बन गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एनोड है आपका, वो जो कॉपर है वो एनोड बन गया, उस पर निगेटिव चार्ज आ गया। ये सिचुएशन कब हुई, जब आपने एक्सटर्नल वोल्टेज जो अप्लाई किया सेल पर, उसकी वैल्यू सेल के जो पोटेंशियल है उससे ज्यादा है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। अब हम इसको यहाँ समराइज करते हैं, आप लोग लिखते चले जाओ। इफ, पहली सिचुएशन क्या है बता दो, व्हाट्स द फर्स्ट सिचुएशन, आपका ई एक्सटर्नल, जो आपने एक्सटर्नल सेल वोल्टेज अप्लाई किया है ना, ऑपोजिट वोल्टेज अप्लाई किया है एक्सटर्नल, इट इज लेस देन द ई सेल, है ना। ये आपका 1.1 वोल्ट है, 1.1 वोल्ट को क्या बोलते हैं, ई सेल, ये आपका सेल पोटेंशियल है। ठीक है, इससे कम होगा तब क्या होगा भाई, बताना जरा। सेल वोल्टेज रिलीज करता है क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा क्या? यस सर, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम लोग बोल सकते हैं सेल वर्क्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लिख लो आप लोग फटाफट, इतनी देर हम लोग समझ रहे थे, अब फटाफट लिख लो फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तब क्या होगा, वोल्टेज रिलीज करेगा सेल, है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर होगा बता दो जरा, एनोड टू कैथोड, एनोड पे प्रोड्यूस होंगे इलेक्ट्रॉन और कैथोड पे एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, और आपका एनोड टू कैथोड क्या है, Zn टू कॉपर हो गया। करंट फ्लो क्या होगा, अब करंट फ्लो का बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑपोजिट होता है हमेशा ही। ठीक है, किसके, इलेक्ट्रॉन फ्लो के, और करंट फ्लो होगा आपका कॉपर टू Zn। ठीक है, Zn रोड का मास क्या होगा बता दो जरा, मास ऑफ Zn रोड कम हो जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक है, और मास ऑफ Cu रोड वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। ये हो गया कब, जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो एंड द वैल्यू ऑफ EXT एक्सटर्नल वोल्टेज is lesser than the cell potential 1.1 volt in case of Daniell cell। सेकेंड सिचुएशन देख लेते हैं, आपका E external is equal to आपका 1.1 वोल्ट। ठीक है, तब क्या होगा भाई, सेल doesn't works। सही बात है क्या, सेल काम नहीं करेगा ना। ठीक है, कोई डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, नो फ्लो ऑफ, नो लिखते जाओ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
और करंट, ये लो भाई, करंट का कोई फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का कोई फ्लो नहीं होगा, सेल काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे क्या होगा बताना जरा, थर्ड कंडीशन क्या है? सर वो सेकंड वाली कंडीशन सर मैं लिख रहा था। यस, तो कोई बात नहीं, लिख लो, हम भी बहुत आगे नहीं गए हैं। ये लो, ये आ गई, यस, ठीक है, हमने कुछ पेज क्रिएट किए हैं बस, ओके, ठीक है। अब देख लो भाई, थर्ड सिचुएशन देख लो फटाफट। थर्ड में आपने क्या देखा, अब जो हम सेल वोल्टेज ऑपोजिट वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे डेनियल सेल पे, हमने उसकी वैल्यू और इंक्रीज कर दी, और अब जो वो एक्सटर्नल ऑपोजिट वोल्टेज है वो ग्रेटर हो गया किससे, जो डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट वो रिलीज कर रहा है उससे। तब क्या होगा, सेल वर्क्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये लो भाई, सेल वर्क्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करने का मतलब है रेडॉक्स रिएक्शन है वो भी ऑपोजिट हो जाएगी। आपका जो जिंक है वो कैथोड बन जाएगा, और आपका जो क्या बोलते हैं कॉपर है वो एनोड बन जाएगा, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, आपकी जो नेट सेल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी बताना जरा। कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा तो आपका कॉपर सॉलिड, ठीक है, प्लस में जिंक का रिडक्शन होगा, ये लो, और क्या बन जाएगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन और आपके जिंक का रिडक्शन, ठीक है। तो ये सेल ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, बात को समझो जरा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के प्रोसीड करा रहे हैं, अदरवाइज ये होती नहीं है। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन वो है जिसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि इसकी ऑपोजिट जो जब सेल काम करता है तब होती है, वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। और स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन में ही हमें जो फ्री एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट होती है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमारी खर्च हो रही है, और ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है ये कैरी आउट होगी। इसमें देखो क्या हुआ, Zn जो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी बताना जरा, ऑपोजिट हो जाएगी अब आपका कॉपर टू Zn, बात सही है ना। और आपके करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी आपके Zn टू कॉपर, ठीक है ना। ये वहां जो फर्स्ट सिचुएशन थी उससे पूरा उल्टा हो गया, ठीक है। और इस सिचुएशन में मास ऑफ Zn रोड बता दो भाई क्या होगा फटाफट, इंक्रीजेज, और मास ऑफ कॉपर रोड ये क्या होगा, ये आपका डिक्रीजेज। क्यों होगा भाई, बिकॉज Zn किसकी तरह काम करने लग जाएगा, रिडक्शन ऑफ Zn, ठीक है। जिंक रोड पे, जिंक इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए उसका जो मास है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो ये जो देखो, एक केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल उसको बोलते हैं जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो सकती है। एक रिवर्सिबल सेल भी उसी को बोलते हैं जो दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है ना। यदि उसका जो एक्सटर्नल वोल्टेज हम लोग अप्लाई करा रहे हैं वो यदि उसके सेल पोटेंशियल से ज्यादा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। यदि वो एक्सटर्नल वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो उसके सेल पोटेंशियल से कम है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा जो सेल है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल सेल, है ना। और रिवर्सिबल सेल की डेफिनेशन लिखने से पहले जो थर्ड कंडीशन में हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, वो क्या है। इन दिस सिचुएशन लिख लो आप लोग फटाफट, हियर लिख लो, हियर डेनियल सेल वर्क्स एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये लो, एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लग जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने देखा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कराते हैं और केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पर वो काम हो रहा है ना। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्शन रिएक्शन है वो कैरी आउट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके, हमारी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। हाँ बोलो सर, यहाँ पे केमिकल प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं सर? केमिकल प्रोड्यूस ऐसे हो रहे हैं, नॉर्मल सिचुएशन में हमें जिंक डिसोल्व हो जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर सर वो तो सर बस सॉल्यूशन से कोई जा बात, हाँ यस यस यस, कोई बात नहीं, वो वहाँ सॉल्यूशन से उसका रिडक्शन हो रहा है और वो हमें जिंक रोड पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसको
केमिकल्स प्रोड्यूस, इसको इस तरह से न लेकर के हम लोग इसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो जो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है वो प्रोसीड हो रही है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसको कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स में ये जो सेल है आपका, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। बात समझ में आई? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, ठीक है, और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। और जो हमारा डेनियल सेल है उसमें नॉर्मली क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और केमिकल्स हमारे खर्च हो रहे हैं। ठीक है ना। ओके, तो अब फाइनली रिवर्सिबल सेल की डेफिनेशन लिख लो भाई। इफ ए सेल फॉलोज, फटाफट लिख लो, ये आपकी डेफिनेशन है। इफ ए सेल फॉलोज above three conditions, then it is known as reversible cell. ये है, it is known as reversible cell। बात समझ में आ गई? अब ध्यान रहेगा रिवर्सिबल सेल कौन सा है। रिवर्सिबल सेल वो है जो इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है। कौन सी कंडीशन है तीनों? एक ये देखो, ये रही आपका एक्सटर्नल वोल्टेज कम है तो सेल फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। एक्सटर्नल वोल्टेज यदि सेल वोल्टेज के इक्वल हो गया तो सेल काम करना बंद कर देगा। और थर्ड सिचुएशन क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू यदि जो रिलीज्ड वोल्टेज है सेल का, सेल पोटेंशियल है, उससे ज्यादा हो गई तो सेल अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। रेडॉक्स रिएक्शन इन्वर्ट हो जाएगी, करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो सब इन्वर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पे जो फिनोमेना हो रहा है सब इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इन तीनों सिचुएशंस को जो फॉलो करते हैं वो होते हैं रिवर्सिबल सेल। तो इन टर्म्स में हमारा डेनियल सेल क्या है, बता दो जरा। डेनियल सेल क्या है? रिवर्सिबल सेल। रिवर्सिबल सेल है।